नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। कल झारखंड का दूसरा चरण का चुनाव भी समाप्त हो गया और आपको मालूम है कि 13 तारीख को बिहार में उपचुनाव भी समाप्त हो गए। सवाल यह है कि कल 38 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ झारखंड में और 13 तारीख को 4 विधानसभा क्षेत्र में बिहार में चुनाव हुआ। अब एग्जिट पोल भी आ चुका है और एग्जिट पोल के मुताबिक, ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक दोनों जगह पर एनडीए जीत रही है। तो सवाल यह उठता है कि कहां चूक हो गई इंडिया ब्लॉक से, या कुछ एग्जिट पोल जो कि इंडिया ब्लॉक को जिता रहे हैं उनके हिसाब से वो कौन सी वजह है जिस वजह से इंडिया ब्लॉक जीतने जा रही है। वहीं जो एनडीए को जिता रहे हैं वो किस फैक्टर को सबसे बड़ा मानते हैं कि इस वजह से एनडीए जीतने जा रही है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि झारखंड में 6 मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। सारे कद्दावर नेताओं की स्थिति क्या है उस बारे में हम आपको बताएंगे, सारी पार्टियों के। आप ये जान लीजिए, जयराम महतो के बारे में कहा जा रहा किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। जयराम महतो की पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, सुदेश महतो की क्या स्थिति होगी, चंपई सोरेन और उनके सुपुत्र की क्या स्थिति होगी, शिबू सोरेन के 2 बेटे और बहुओं की स्थिति क्या होगी। और आपको बता दें कि तमाम ऐसे नेता, बाबूलाल मरांडी, उनकी स्थिति क्या होगी, गीता कोड़ा, मधु कोड़ा की पत्नी, उनकी स्थिति क्या होगी, और साथ ही साथ मीरा मुंडा, अर्जुन मुंडा की पत्नी, उनकी स्थिति क्या होगी, हेमंत सोरेन, उनकी स्थिति क्या होगी, कल्पना सोरेन, उनकी स्थिति क्या होगी, इरफान अंसारी जीत रहे हैं या सीता सोरेन जीत रही हैं। इन तमाम बातों के बारे में हम आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल में इनकी स्थिति क्या है और दरअसल जमीन पर क्या कुछ चल रहा है, कैसा मौसम और माहौल है, झारखंड में किस तरह का माहौल है, एनडीए कैंप में क्या चल रहा है, इंडिया गठबंधन क्या दावे कर रही है। इन तमाम चीजों के बारे में हम बताएंगे। लेकिन आइए पहले सुनाते हैं आपको कि चंपई सोरेन क्या कह रहे हैं। एग्जिट पोल अपना काम कर रहा है, लेकिन हम लोग एक एक क्षेत्रों में ये भ्रमण करके हम लोग संकल्प पर हम पूरा एक एक विधानसभा हमारा वहाँ का हर तरह का जनता का आवाज है। जिस हिसाब संकल्प परगना सिद्धू कनु धरती के जिस देशों से बांग्लादेशी घुसपैठ देखते जा रहा है, कभी कोई सोचा नहीं। एक आदिवासी का जनसंख्या घटना, मूलवासी का जनसंख्या घटना और अचानक बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा, ये बहुत बड़ा गंभीर बात है। इसीलिए उस क्षेत्र का आदिवासी, वहाँ का मूलवासी देखकर अभी परिवर्तन जरूरी है। जो वर्तमान सरकार वो लोग को छाया देकर रखा है, इसीलिए ये बहुत बड़ा लोग है। उसका सब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पार कर चुका है, बहाली रोक दिया, बेरोजगार निराश हो गया है, विद्यार्थी निराश में है। इसीलिए ये परिवर्तन सुनिश्चित है। तो ये जयराम माफ करिएगा, चंपई सोरेन कह रहे थे कि परिवर्तन पक्का है और परिवर्तन की लहर झारखंड में देखी गई। तो ये किस वजह से कह रहे हैं, इनके दावों में कितना दम है और जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसमें कितना दम है, उस तमाम चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। इन तमाम चीजों का हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं और दरअसल जमीन पर क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे संवाददाता रांची से जुड़ रहे हैं अशोक कुमार, अशोक आपका भी स्वागत है। हमारे साथ ज्ञान रंजन जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है ज्ञान रंजन जी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मृत्युंजय शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है मृत्युंजय जी। ज्ञान रंजन जी, ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजे एनडीए के पक्ष में, लेकिन कई सारे पत्रकार, चुनावी विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं। या तो कह रहे हैं कांटे की टक्कर है या कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को एज है। आपको क्या जमीन पर स्थिति दिखाई पड़ रही है, जरा आप इसके बारे में बताएं।
देखिए, जो झारखंड में जो 81 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, अगर आप देखेंगे 13 नवंबर को 43 सीटों पर और 20 नवंबर को 38 सीटों पर चुनाव हुए। अब इसमें जो एग्जिट पोल आए हुए हैं उसमें अधिकांश एग्जिट पोल, जैसा कि आपने बताया, कि वो एनडीए को एज देता हुआ दिख रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि कोई भी दावे के साथ, ना तो इंडिया गठबंधन और ना ही एनडीए ये दावे के साथ कह सकता है कि उसकी ही सरकार बन रही है, और जमीनी हकीकत भी अमूमन इसी तरह की है। अगर आप झारखंड के इतिहास को देखेंगे तो झारखंड का इतिहास, जो चुनावी इतिहास झारखंड का रहा है, अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में 4 चुनाव हुए और 5वां चुनाव अभी संपन्न हुआ है, यानी कल ही 20 नवंबर को ही। पिछले 4 चुनाव का जो इतिहास कहता है कि 50% सीटिंग एमएलए जो वो वापस नहीं आते हैं, 50% से ज्यादा। और इसके बाद अगर आप इस बार के भी आकलन को देखते हैं तो इस बार देखेंगे आपकी भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 सीटिंग एमएलए का टिकट काटा, लेकिन वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने 1 एमएलए का टिकट काटा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सभी एमएलए को फिर से मैदान में उतारा। तो जाहिर तौर पर स्थिति जो है एंटी इनकम्बेंसी, जो मैं 50% की बात कर रहा था, वो एंटी इनकम्बेंसी ज्यादातर दिखाई दे रही है कि जिसके पास जितनी ज्यादा सीटें होगी एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ होंगे। लेकिन यहाँ पर चीजें ये भी बदल रही है कि जो मैया योजना बीच में आया हुआ था, मैया योजना को लेकर के जिस तरह से महिला वोटरों की भागीदारी इस बार ज्यादा देखी गई चुनाव में, वो कुछ और ही बयां कर रहा है। खास करके ट्राइबल क्षेत्रों में आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज अगर उठा के देखें, चाहे वो प्रथम चरण के हो या फिर द्वितीय चरण के हो, दोनों ही चरणों में आप पाएंगे कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो ट्राइबल क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज बहुत ही अच्छा रहा है। उसके हिसाब से अगर आप देखें तो शहरी क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा। राजधानी रांची में अगर 52%, 55% करीबन वोटिंग परसेंटेज होते हैं, और वहीं अगर चाईबासा के सुदूर ग्रामीण इलाके में जो सारंडा का क्षेत्र कहा जाता है, मनोहरपुर में अगर वोटिंग परसेंटेज 78-79% होते हैं, तो ये जाहिर तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं जो है सो हमारे शहरी मतदाता उस तरह से इस महापर्व में भाग नहीं लिए, और जाहिर तौर पर इसका नुकसान जो है अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखा जाता है, क्योंकि शहरी मतदाताओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखा गया। लेकिन इनर जो काम किया गया है, इंटरनली जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और स्थिति ये बनी हुई है कि जो दोनों ही गठबंधन को वो 50-50 में चल रहे हैं, किसी को चलिए, 1-2 सीट ज्यादा मिल सकता है, आप मुझे ये बताइए, ये सवाल भी मैं आपसे ले लेता हूं, उसके बाद अन्य पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। आप कह रहे हैं कि इंटरनली भाजपा ने जो काम किया, एक तरफ आप कह रहे हैं मैया योजना का फायदा हेमंत सोरेन को हुआ, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इंटरनली बीजेपी ने जो काम किया उसका फायदा हुआ। इंटरनली क्या काम किया, जरा इसके बारे में भी बता दीजिए। जी, फिर से एक बार दोहराएंगे सवाल को। इंटरनली भाजपा ने ऐसा क्या काम किया जिसका फायदा भाजपा को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपके हिसाब से? देखिए, इंटरनली जो भाजपा ने काम किया, जो बूथ मैनेजमेंट पिछले चुनाव में जो 2019 के चुनाव हुए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुलकर नहीं निकले थे। हिमंता विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के आने के बाद दोनों ने जितने भी उनके कार्यकर्ता थे, अधिकांश को उन्होंने रेस किया था। और जो बूथ मैनेजमेंट था, बूथ मैनेजमेंट बहुत, अगर सबसे अच्छे देखे गए बूथ मैनेजमेंट किसी पार्टी के, तो वो पूरे चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखे गए, उनके कार्यकर्ताओं के बीच देखे गए। इसी बूथ मैनेजमेंट की कमी कारण जिस जयराम का नाम आपने लिया, वो इतना ज्यादा हवा क्रिएट करने के बाद भी एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगर 1-2 चलिए, लगता है पीछे मुख्य वजह था इतने युवा उनके साथ रहने के बाद भी वो जो है तो बूथ मैनेजमेंट में फिसड्डी साबित हो रहे हैं, और उसका नतीजा उनके खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। चलिए, अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि कौन कौन सा एग्जिट पोल क्या कह रहा है। एक्सिस माई इंडिया साहब कह रहा है कि एनडीए 25 और इंडिया 53, अदर्स 3। मृत्युंजय शर्मा जी,
पी मार्क कह रहा है 31 से 40 एनडीए, 37 से 47 इंडिया और 0 अदर्स। ये पी मार्क का सर्वे, एग्जिट पोल है, सर्वे नहीं है, एग्जिट पोल है। और पीपल्स प्लस कह रहा है 42 से 48 एनडीए, 16 से 23 इंडिया और 0 अदर्स। चाणक्य स्ट्रैटेजीज कह रहा है 45 से 50 एनडीए, इंडिया 35 से 38 और 3 से 5 अदर्स। और मैट्राइज कह रहा है 42 से 47 एनडीए, 25 से 30 इंडिया और 1 से 4 अदर्स। मृत्युंजय शर्मा जी, आपके हिसाब से जो 3 एग्जिट पोल के अनुमान है, एग्जिट पोल का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो आपको लगता है कि 3 सही है, 2 गलत है, या आपको लगता है जो इंडिया को जिता रहा है वो सही है और एनडीए वाला गलत है? आपको क्या दिखाई पड़ता है जमीन पर? क्योंकि जिस तरीके से अभी देखिए, एक एक्सपर्ट कह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे थे कोई जीत सकता है, किसी के पक्ष में माहौल बन सकता है, क्योंकि इतना कट टू कट फाइट है कि कुछ भी कहना मुश्किल है। ऐसे में सवाल उठता है कि आप इस चुनाव को जाता हुआ किधर देख रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए जी। पंकज जी, एक चीज जो इंडिस्प्यूटेबल है वो ये कि इलेक्शंस काफी क्लोज है झारखंड में। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो आज तक कोई भी पार्टी अपने बूथे पे बहुमत हाफवे मार्क नहीं पार कर पाई है किसी भी इलेक्शन में। और एक ऐसा स्टेट है जिसमें डेमोग्राफिक वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, जो रीजन्स अपने आप में बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। और यही कारण होता है कि कोई भी एक पार्टी का आप देखेंगे तो बहुत एक तरह का प्रभाव सारे रीजन्स पे आपको नहीं दिखेगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। इस पे कोई दो मत नहीं है कि जो भी रिजल्ट्स होंगे बहुत क्लोज होंगे। ये दोनों पार्टियां नहीं कह रही, हम भी नहीं कह रहे हैं कि कोई एक स्वीपिंग रिजल्ट आएगा। जो एक्सिस माई इंडिया का सर्वे है वो मेरे को थोड़ा सा ऑफ द मार्क लग रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसने एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टांस लिया है, जो मेरे ख्याल से एक मेरा भी इसमें ओपिनियन है, मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टांस है। वो तो शायद सच से थोड़ा ज्यादा दूर है। इनफैक्ट एक्सिस माई इंडिया, मैं जनरली उसके क्रेडिबिलिटी पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अभी पिछले 2 केसेस में, खास करके हरियाणा में और लोकसभा चुनाव में, दोनों में बहुत ही ज्यादा ऑफ द मार्क रहा है। तो मेरे को पता नहीं क्या मेथोडोलॉजी उन्होंने यूज किया है, क्या उनका सैंपल साइज था, वो थोड़ा मुझे एक्सट्रीम लग रहा है। बाकी हम जितने भी देखे 4-5, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे सबके सीट्स है, लेकिन सारे इसको बहुत क्लोज बता रहे हैं। उसमें एक जो आपने कहा जो पी मार्क है वो इंडिया गठबंधन को एज दे रहा है। बाकी जो 3-4 सर्वेज है, चाहे वो चाणक्य है, पीपल पल्स है, टाइम्स नाउ जेवीसी है, मेट्रिज है। इनफैक्ट सी वोटर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया इस पे, और पहली बार ऐसा किसी भी सर्वे एजेंसी ने किया है। सी वोटर ने कहा है कि हम 61 सीटों पे तो सर्वे का रिजल्ट बता रहे हैं, और उसमें उन्होंने 34 सीटें एनडीए को दी है, 26 दी है इंडिया गठबंधन को, और कहा है कि 20 सीट्स आर टू क्लोज टू कॉल। तो उस पर अभी हम कोई रेफरेंडम नहीं दे रहे। उसमें हालांकि उन्होंने एक लाइन उस पर जोड़ा है कि 20 सीट्स में एनडीए 8 जीत सकती है, लेकिन उन्होंने बहुत कैटेगरिकली कहा कि 20 सीट्स आर टू क्लोज टू कॉल। तो सोचिए कि कोई एक सर्वे एजेंसी जो इतना बड़ा सैंपल साइज लेके एक साइंटिफिक मेथड से सर्वे करती है, और सी वोटर जैसी एक एजेंसी जो बहुत ही प्रतिष्ठित है, इनफैक्ट अगर वो कह रही है कि 20 सीट्स आर टू क्लोज टू कॉल, तो सोचिए एक्चुअली कितना मुश्किल होगा किसी नहीं भी तो मेरा अगला सवाल इसी को लेकर के है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना बात चाहिए। करके कहीं की सीट का, हेमंत सोरेन के सॉरी खिलाफ पंकज जी, एंटी मैं आपको हेमंत सोरेन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं था क्या? ये इस बात को एक्सेप्ट करते हैं? बीजेपी का हाई प्रोफाइल मैं कैंपेन उस पे था, आ रहा हूं। बड़े बड़े नेता मैं उस पे मैदान आ में रहा हूं। उतरे थे, उसके बावजूद अगर स्थिति इस तरह की है तो आप मानते हैं कि हेमंत सोरेन ने जोरदार तरीके से चुनाव लड़ा है? और बीजेपी का इतना हाई प्रोफाइल कैंपेन भी लीड लेने में साफ तौर पर कामयाब नहीं दिख रहा है। नहीं, ये मेरे ख्याल से कहना शायद उतना सही नहीं होगा, क्योंकि एक तो है कि जो ठीक है, अभी हम लोग एग्जिट पोल्स की बात कर रहे थे, और एक इंटरनली सबका अपना असेसमेंट होता है। जो हमारा असेसमेंट है उसके हिसाब से कुछ कुछ मुद्दे रहे हैं जो जनता से जुड़ने में बहुत बहुत रेजोनेट किया है, जिसने स्पेसिफिक वर्गों से। सो फॉर एग्जांपल, जो
पूरा पूरा बेरोजगारी का मुद्दा है, जो पेपर लीक का मुद्दा है, नौकरियां बेचे जाने का मुद्दा है, इसने बहुत ज्यादा रेजोनेट किया है पूरे प्रदेश के युवाओं से। अब देखिएगा, कहीं भी आप युवाओं से अगर सैंपल लेके बात करेंगे तो जनरल आपके 90% युवाओं में आपको आक्रोश दिख जाएगा वर्तमान सरकार के खिलाफ, इस पूरे मिसमैनेजमेंट को लेके, एग्जाम्स के मिसमैनेजमेंट को लेके। उसका एक फायदा मेरे ख्याल से बीजेपी को मिलने वाला है। दूसरा, एक जो बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा उठा है, ये बहुत बड़ा नैरेटिव बना है। अब ये हमें देखना होगा रिजल्ट्स में उसका कितना असर आता है। संथाल परगना के रीजन में मुझे लगता है एक्चुअली वो ग्राउंड तक भी गया है, और क्योंकि वहां के कुछ लोगों ने महसूस किया है एनेक्डोटल रूप में इसका कुछ कुछ असर अपने आसपास के इलाकों में, तो वो एक दूसरा मुद्दा है। तीसरा, एक आप देखेंगे कि जेएमएम की ओवरऑल वर्किंग, गवर्नेंस, करप्शन, उसके खिलाफ मिडिल क्लास में या थोड़ी सी भी जागरूक जनता जो बोलते हैं, उसमें एक बहुत स्ट्रांग नैरेटिव बना है कि ये विपक्ष के लिए तो ठीक थे लेकिन दे आर नॉट फिट टू रूल। क्योंकि कोई भी 5 वर्ष में एक भी आप देखेंगे कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। जितने मंत्री थे, मुख्यमंत्री खुद वो करप्शन के केसेस में फंसे रहे, जेल गए। ज्यादातर मुख्यमंत्री आवास के जितने पदाधिकारी है वो जेल गए। छोटे छोटे मिनरल्स हैं, बालू है, कोयला है, पत्थर है, उसको मैनेज नहीं किया, सब चलिए, में करीब करीब मैं करप्शन मैं है। मैं तो वो मैं एक बड़ा मैं नैरेटिव बना है। मैं आपके पास फिर आऊंगा। अभी डिबेट बहुत लंबा है, बहुत सारे फैक्टर्स पे चर्चा होगी। डॉक्टर संजय, अगर शहर में वोटिंग कम हुआ है, अगर क्या सही में हुआ है, आंकड़े बता रहे हैं, और गांव में वोटिंग ज्यादा हुआ है, आपको नहीं लगता बीजेपी के लिए यह खतरे की घंटी है? सर्वे कुछ भी कहे, एग्जिट पोल कुछ भी कहे, लेकिन जो एक बड़ा फैक्टर मुझे लगता है बीजेपी के नेताओं के दिमाग में भी कौंध रहा होगा कि गांव में 79%, 78% और शहर में 52-53% पे आकर के मामला फंस गया है। आपको नहीं लगता ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूं, इसलिए कि हमेशा से अर्बन जो एरिया होता है वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम होता है। वो ड्राइंग रूम में बैठ करके राजनीति की समझ पर जितनी लोग बात कर लें, बूथ तक नहीं पहुंचते। और जो रूरल एरिया होते हैं उनके अगर वोटर्स को मोटिवेट कर दिया जाता है, उनके वोटर्स के अंदर में पैदा कर दिया जाता है कि आपके वोट की ताकत की वजह से कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिल जाएगा। अभी ज्ञान रंजन जी कह रहे थे, मैं सहमत हूँ कि मैया योजना ने महिलाओं के अंदर में एक उत्साह भर दिया। और जो 5% 7% जो देख रहे हैं कि हर जगह महिलाएं अधिक निकल करके वोट कर रही हैं, उसमें मैया योजना का प्रभाव है। इस सच्चाई को मैं भी स्वीकार करता हूँ। अब वो कितना किसके पक्ष में है, शहरी वोटर, ऐसा नहीं है शहरी सारे सीट बीजेपी ले जाएगी और ग्रामीण सीट सारे इंडिया गठबंधन के हिस्से में चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई ऐसे शहरी सीट भी हैं जो फंसी हुई है और बीजेपी के लिए वो चैलेंजिंग सीट है। वहां पर बजाबते रोड शो करना पड़ा पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं को। उसके बाद भी बहुत ये नहीं है कि हम उस सीट को निकाल ही लेंगे। इसलिए वोटिंग परसेंटेज अर्बन एरियाज में, जो मैं जितने दिनों से मैं समझता हूं राजनीति को, या जो पार्टियां हैं या जो वोटिंग का ट्रेंड है, उसमें अर्बन एरियाज में वोटिंग कम होते ही रही है। रूरल एरियाज में हाँ, पिछली बार के अपेक्षा थोड़ा इस बार वोटिंग अधिक हुआ है। इस सच्चाई को हम लोग स्वीकार करेंगे। दूसरी बात जो है, हम लोग इस पर बात कर लें कि क्या कोल्हान और संथाल, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे, क्या कोल्हान और संथाल में बीजेपी कोई करिश्मा दिखा पाएगी? क्योंकि पूरी ऊर्जा, पोल को छोड़ दीजिए, एग्जिट पोल क्या वो कह रहे हैं, वो कितने का सैंपल सर्वे लिए और किन लोगों का लिए, इस पर भी डिपेंड करता है। कई ऐसे बूथ होते हैं जहां पर एक ही मानसिकता के मतदाता होते हैं। अगर वो ही सैंपल सर्वे लिए होंगे तो फिर ट्रेंड उसी तरह के उनके बताए जाएंगे और उसी तरह का वो एग्जिट पोल दिखाएंगे। अगर संथाल में जो पिछली बार बीजेपी 4 सीटें जीत पाई थी, 14 सीटें इनके हाथ में नहीं आई थी, लेकिन 4 वहां से इंडिपेंडेंट भी जीत गए थे। क्या संथाल में बीजेपी अपनी सीटें बढ़ाएंगी या नहीं बढ़ाएंगी? क्योंकि सारा फोकस उस संथाल पर था, रोटी बेटी माटी और इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा, कैसे आपको निष्कासित किया जा रहा है, वो सारे फोकस थे संथाल पर। और कोल्हान में कितने चंपई सोरेन कर पाएंगे, लेकिन ऐसा लगा बीजेपी को कि अगर चंपई सोरेन को हम अपने पाले में ले आते हैं तो शायद कोल्हान में हम इस बार खाता खोल लेंगे। पिछली बार 14 में एक भी सीट इनके हाथ में नहीं आई थी।
तो देखना होगा कि क्या संथाल और कोल्हान में आदिवासियों ने, ट्राइबल पॉपुलेशन ने इनको कनेक्ट किया, अपने साथ जोड़ा या नहीं जोड़ा। और फिर जो शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं, जो 9 सीटें, उसमें क्या बीजेपी पहले पकड़ बनाते रही है, क्या बीजेपी इस बार और अच्छी स्थिति में होगी या बैकफायर करेगा, ये और पीछे जाएगी। तो ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट, ये 2 जो सीटें हैं, इस पर मामला जाकर के जीत और हार का ये होता। चलिए ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट में परफॉर्मेंस, सीटों पर परफॉर्मेंस बीजेपी का कैसा रहता है, एनडीए का, ये देखना दिलचस्प होगा। अशोक, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप रांची में, अन्य पार्टियां क्या कह रही है, पत्रकार क्या कह रहे हैं, माहौल क्या है, पार्टियों के बीच में माहौल क्या है, पत्रकारों के बीच में माहौल क्या है, जरा इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल बता दूं कि पत्रकारों में भी कई वर्ग हैं। बीट को कवर करते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी को कवर करते हैं, कहीं ना कहीं उनका रुझान उनके तरफ है। कई पत्रकारों से आज बात हो रही थी। एक जगह मैं गया था जहां पर आज ज्ञान रंजन जी भी आए थे, तो ये भी उस जगह पर मौजूद थे। तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। कल की बात करूं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के दफ्तर में भी मैं गया था। वहां पर जब लोग बात कर रहे थे, और खास करके ऐसे लोग जो संथाल और कोल्हान को कवर करके आए थे, 2-3 दिन पूर्व जब लौटे हैं, तो उनका ये कहना है कि कोल्हान में बीजेपी की चंपाई सोरेन एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में है। बेहतर स्थिति में इन द सेंस कि जहां वो शून्य पे थी, वहां पर अब 4 से 5 सीटें गेन करने जा रही है, तो ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। रही बात संथाल परगना की अगर बात करूं, तो संथाल की 18 में से लगभग 10 से 12 सीटें ऐसी है जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। जो पत्रकारों के बीच जो चर्चा हुई, कुछ विशेषज्ञों से जो मैंने बात किया, उसके मुताबिक मैं ये बता रहा हूँ कि 10 से 12 सीटों पर मजबूत स्थिति में, यानी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर नेक टू नेक फाइट है। एकदम से मजबूत स्थिति नहीं, लेकिन पर बेहतर स्थिति में है। और भारतीय जनता पार्टी जहां संथाल में 4 सीटों पर थी, तो वो 4 से बढ़कर 8 सीटों पर जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी एड ऑन कर रही है। और जहां तक बात हुई कि संथाल और कोल्हान के अगर बेहतर समीकरण होता है तो उसकी सत्ता मिलती है। आज मैं एक एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहा था, क्योंकि जो ये तमाम जो समीकरण चलता है, इस बीच लोग ज्योतिष पर भी काफी ध्यान देते हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि जब नॉमिनेशन का दौर चल रहा था, तो 24 अक्टूबर की वो तिथि थी जिस दिन मेगा नॉमिनेशन हुआ था। सबने उस तिथि को इसलिए चुना, चाहे मुख्यमंत्री हेमंत की बात हो या उन तमाम जो कैंडिडेट, इसलिए क्योंकि वो गुरु पुष्य नक्षत्र था। यानी लोग चाह रहे थे कि इस दिन अगर हम नॉमिनेशन करें तो बेहतर हमारा परिणाम हो सकता है। आज मेरी एक ज्योतिष से बात हो रही थी, PN चौबे, वो जाने माने ज्योतिष हैं। उन्होंने बताया कि ज्योतिष की जो दृष्टिकोण से ग्रह नक्षत्रों के चालों के मुताबिक वो बता रहे थे, वो समीकरण भी बता रहे थे कि कौन सा कैंडिडेट के लिए कितना अच्छा 23 नवंबर का परिणाम होगा। दलों के बारे में वो बता रहे थे, हालांकि राजनीतिक से थोड़ी सी विपरीत थी, लेकिन मैं इसलिए चर्चा में ला रहा हूँ क्योंकि नेताओं के बीच काफी ऐसे नेता हैं जो इन दिनों विभिन्न जो राजनीतिक के साथ साथ जो ज्योतिष पर जिनकी विशेषता है, उनसे संपर्क में कई ऐसे नेता हैं। तो उन्होंने बताया कि चंपाई सोरेन का जो कह सकते हैं कि इन दिनों जो उनकी ग्रह नक्षत्र है वो उतनी प्रबल नहीं है, लेकिन बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन का उन्होंने बताया कि दोनों की स्थिति ऐसी है कि उनके लिए अप्रत्याशित कोई एक नया उनके साथ डेवलपमेंट हो सकता है। हालांकि वो सत्ता को लेकर होता है या सत्ता से बाहर जाने को, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि दोनों की जो राशियां हैं वो बिल्कुल सिमिलर है। कल्पना सोरेन, उनके बारे में अगर ज्योतिष का जो विशेषज्ञ, तो उन्होंने कहा कि बेहतर स्थिति में। अब यही कुछ अगर देखें तो धरातल पर भी था। कल्पना सोरेन बिल्कुल केंद्रीय नेताओं के समक्ष वो जिस प्रकार वो प्रचार कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि उनके समकक्ष हो गई हैं। महिलाओं का जिस प्रकार से उनकी सभाओं में भीड़ बढ़ना, मैया योजना एक बड़ा फैक्टर तो था ही, लेकिन गोबर दीदी योजना या महिलाओं को केंद्रित रखकर, आधी आबादी को केंद्रित रखकर जिस प्रकार सभी राजनीतिक दलों के द्वारा जो दावे किए गए, इसमें गैस सिलेंडर का भी जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि आधी आबादी से जुड़ी हुई है, उनकी रसोई से जुड़ा हुआ है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात हुई। ये तमाम जो चीजें थी, जो वादे थे, कहीं ना कहीं ये फैक्टर साबित हुआ कि महिलाओं की जो जनसंख्या थी, जो वोटिंग वर्ग था, उसमें कहीं ना कहीं उनकी जो संख्या बढ़ी है। ये काफी फैक्टर था, जिसमें केवल मैया योजना ही नहीं है, कल्पना सोरेन को भी क्रेडिट जाना चाहिए। जिस प्रकार से वो महिलाओं के बीच में गई, भारतीय जनता पार्टी ने भी आप बहुत स्पेसिफिक आंसर दीजिए।
बड़ा सीधा पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि अब चुनाव हो चुका है। आप पत्रकारों के बीच में गए तो ज्यादातर पत्रकार क्या बोल रहे हैं ये बताइए, और आप दोनों पार्टी के ऑफिस में गए दोनों पार्टी के ऑफिस में गए होंगे, तो दोनों पार्टी के ऑफिस का माहौल क्या है? और अगर आप कांग्रेस के ऑफिस में भी गए हैं तो कांग्रेस के भीतर माहौल क्या है, आजसू के भीतर माहौल क्या है, और जयराम महतो की पार्टी के भीतर का माहौल क्या है? और आप अन्य लोगों से, राजनीतिक विश्लेषकों से बात किए होंगे, वो क्या कह रहे हैं? आप इस तरीके से हमें बताइए और बड़ा साफ साफ बताइए, और आपका खुद का क्या ऑब्जर्वेशन ये बताइए। देखिए, जब सभी लोगों से मैं बात किया तो सभी लोगों का एग्जिट पोल के हिसाब से नहीं, जो लोगों की प्रतिक्रिया थी, एनडीए के फेवर में लोग जा रहे हैं। उनका यह कहना है कि 42 से 48 सीटों के बीच एनडीए यानी बढ़त में आएगी झारखंड में। हालांकि अगर राजनीतिक दलों की बात करूं तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के दफ्तर में भी गया था, केंद्रीय प्रवक्ता वहां पर मौजूद थे। उनका यह कहना है कि 50 से 52 सीटों के साथ हम सत्ता में वापस आ रहे, लेकिन कांग्रेस जो हमारी सहयोगी है उसका जो परफॉर्मेंस है उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कह सकते हैं कि उनका काफी बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। जनता का उन्हें एक तरह से उनके जो मैनिफेस्टो थे, जो उनके वादे थे, चाहे घुसपैठ को लेकर, कहीं ना कहीं जनता उनसे ज्यादा कनेक्ट हुई है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा कमजोर कड़ी नहीं है, कमजोर कड़ी यहाँ कांग्रेस है। कांग्रेस के दफ्तर में बिल्कुल सन्नाटा सा पसरा हुआ है, काफी जो हलचल है वहाँ थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में नेताओं का आना है, फीडबैक ले रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसे कई केंद्रीय नेता थे, आज भी शिवराज सिंह चौहान थे, हालांकि वो आज जब निकले उससे पहले वो अपने नेताओं से फीडबैक ले रहे थे। लेकिन अभी तक पत्रकारों की बात हो या विश्लेषकों की बात हो तो हर किसी का कहीं ना कहीं लग रहा है कि एनडीए का जो फेवर लोग कर रहे हैं उनसे लोग ज्यादा कनेक्ट हुए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। रही बात आजसू पार्टी की, तो आजसू पार्टी एड ऑन करने जा रही है, वो अपना बेहतर परफॉर्मेंस देने जा रही है। 3 सीटों से बढ़कर वो 4 से 5 सीटों पर आएगी, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर होगा और स्वयं आजसू पार्टी के लिए भी। आपने बात की जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की, देखिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक 71 सीटों पर वो चुनाव लड़ी, लेकिन 10 से 12 ऐसे सीटें थी जहां पर उनका प्रभाव देखने को मिला, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए नुकसान था। झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहीं पर नुकसान हुआ है, कुछ जगह पर आजसू पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान जयराम महतो से नहीं हुआ है। जयराम महतो एक तरह से कह सकते हैं कि उनके लिए सपोर्टिव हैंड रहे हैं। जो वोट कटे हैं वो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के चलिए आपने अपनी बात कह दी। ज्ञान रंजन जी जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं, क्या आप इनसे सहमत हैं? क्या इस तरह की हवा है, क्या इस तरह की बात है क्या, या आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए, जो स्थिति है, चुनाव की जो स्थिति बनी है उसमें अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के भी कई जो सिटिंग एमएलए हैं उन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, खास करके जो कोल्हान और संथाल, ये दो ऐसे मैं चाहूंगा कुछ लोगों का आप नाम लें, अगर बड़े नाम हैं तो उन लोगों का नाम लीजिए, अच्छा रहेगा। मैं बता रहा हूँ सारी चीजों को बता रहा हूँ। तो कोल्हान और संथाल से सीढ़ी आती है, वो चूंकि इसलिए आती है इन क्षेत्रों से कि ट्राइबल के लिए जो 28 सीट रिजर्व है झारखंड में, वो 28 सीट में से ज्यादातर सीटें जो है वो कोल्हान और संथाल से आती हैं, और कुछ सीटें दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल से आते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो पिछले चुनाव में वो 2 पर आ गई थी भाजपा, और 26 सीटें इंडिया गठबंधन को गई हुई थी। लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं होता दिख रहा है। इसलिए नहीं होता दिख रहा है कि गीता कोड़ा जो मधु कोड़ा की पत्नी है, वो जगन्नाथपुर की सीट मधु कोड़ा ने ही सोनाराम सिंह को कांग्रेस के समय में दिलवाया था, उन्हीं के साथ चेले चपाटे थे वो सोनाराम सिंह को, और इस बार जो है सो सोनाराम सिंह को ही कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। वहां पर गीता कोड़ा काफी मजबूत स्थिति में है। चक्रधरपुर एक सीट है जहां पर कि शशिभूषण सामंत जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही था, जो भाजपा में शामिल हुआ था, वो भी मजबूत स्थिति में बताया जा रहा है। चंपाई सोरेन जो सरायकेला से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि गणेश महली जो भाजपा के कैंडिडेट पिछले बार थे, वो अगर चुनाव लड़ रहे हैं वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा से तो मुश्किल होगी। लेकिन सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में जो है
वो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया पूरी की पूरी तरह से सरायकेला विधानसभा में आती है। वहां पर उनकी स्थिति मजबूत है। इनकी पत्नी जो अर्जुन मुंडा की पत्नी है गीता कोरा, उन्होंने टफ फाइट रामदास वहां पर पोटका में संजीव सरदार को दिया है। जुगसलाई जो विधानसभा का क्षेत्र जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है, वहां पर आसू पार्टी ने जबरदस्त टक्कर दी है। तो जो कोल्हान में 0 सन्नाटा की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की 2019 में थी, वो स्थिति इस बार दिखाई नहीं दे रही है। जाहिर है कि पॉजिटिव हुआ, अगर 5 सीट भी गेन करती है भाजपा वहां पर, तो 5 नंबर उसके ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो 25 के आंकड़े हैं तो 30 तो कोल्हान नहीं कर देते हैं। संथाल में जाएंगे तो संथाल में जैसे देवघर के नारायण दास हैं, वो तिकड़ी लगाने जा रहे हैं लेकिन उनकी सीट फंसी हुई है। आरजेडी के सुरेश पासवान से उनकी सीट फंसी हुई है, और वो पिछले मर्तबा भी फंसे हुए थे लेकिन किसी तरह से 2-2.5 हजार वोट से वो जीते थे। अमित मंडल की सीट फंसी हुई है, गोड्डा की जो सीट है वहां पर संजय यादव आरजेडी के उनको जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। अनंत ओझा जो भारतीय जनता पार्टी से राजमहल से हैं, उनकी सीट फंसी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो नाला में स्पीकर जो है झारखंड विधानसभा के रविंद्रनाथ महतो की सीट फंसी हुई है। मधुपुर में जो हफीजुल अंसारी जो मंत्री हैं हेमंत सरकार में, वो फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। इरफान अंसारी और सीता सोरेन के बीच कांटे की टक्कर है, कौन जीतेगा ये लोगों के मन में ये इतिहास है कि लगातार वहां से फुरकान अंसारी, उसके बाद एक मर्तबा विष्णु भैया, फिर इरफान अंसारी कंटिन्यू वहां से विधायक बन रहे हैं। लेकिन दृश्य धीरे धीरे चेंज हुआ है। ट्राइबल सेंटीमेंट जो जामताड़ा विधानसभा का था, वो सपोर्ट कर दिया है सीता सोरेन को, जो उनके बरबोलेपन के कारण से हुआ था। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे सारठ में भी जबरदस्त टक्कर है, चुन्ना सिंह वर्सेस रणधीर सिंह के बीच में। ये सारे सीट संथाल और कोल्हान के हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सीट पर जो आज तक भारतीय जनता पार्टी का बरहेट में खाता नहीं खुला है, वहां पर जो है सो नया लड़का जो आया हुआ आसू पार्टी से भाजपा ज्वाइन किए हुए था, उससे टक्कर मिलने की बात कही जा रही थी। हालांकि वो सीट हेमंत सोरेन जीत रहे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लिट्टीपारा में हेमलाल मुर्मू को टिकट दिया गया, वहां पर जो है मुश्किल में हेमलाल मुर्मू दिखाई दे रहे हैं। बोरियो से लॉबिन हेम्ब्रम प्लस पॉइंट आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जरमुंडी में बादल पत्रलेख फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे सीट जो है, मैंने बताया था आपको कि झारखंड का इतिहास रहा है, 50% विकेट गिरते हैं, और 50% विकेट अगर गिरते हैं तो ज्यादा जिसके विधायक होंगे, जाहिर है उसके विकेट ज्यादा गिरेंगे, और जिसके ज्यादा विकेट गिरेंगे वो सत्ता के करीब जाने से पीछे रहेंगे। ये सीधा सा समीकरण है। उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में देखेंगे तो उत्तरी छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में काफी मजबूत थी, और शायद अगर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा अगर पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में बची थी, तो वो उत्तरी छोटा नागपुर के सीटों के कारण से बची थी। लेकिन यहाँ पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के फेवर वाले सीटें हैं, वहां पर खतरे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। गिरिडीह वाले एरिया में जो है 6 विधानसभा की सीटें हैं गिरिडीह में, जिला में 6 में से 4-2 या 3-3 का समीकरण बन रहा है, जबकि अभी 2-4 का समीकरण है। 2 भाजपा के पास है और 4 इंडिया गठबंधन के पास है। तो यहां पर भी सीन बदलते दिखाई दे, लेकिन पलामू प्रमंडल में भाजपा को नुकसान होता हुआ दिख रहा है कुछ सीटों पर। ये सारे समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, और इसलिए सीधे तौर पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, ये कह देना कि दोनों में से किस गठबंधन की सरकार बन रही है, वो एक तरह से कहें तो वो उचित नहीं होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि जो स्थिति बनेगी वो 2-4 सीटों का होगा। और एक चीज से आपको ताज्जुब भी नहीं करना चाहिए कि हो सकता है कि 2005 की तरह झारखंड में इस बार भी चार्टर विमान एयरपोर्ट पर लगा हुआ दिखाई दे। तो ये विमान कहां जाएगा? एयरपोर्ट पे लगा हुआ दिखाई पड़ा तो एयरपोर्ट वाला विमान राजस्थान भी जा सकता है, कर्नाटका भी जा सकता है, तेलंगाना भी जा सकता है, मध्य प्रदेश भी जा सकता है। अच्छा, जो 2005 में हुआ था। हाँ, तो मतलब जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां के लिए विमान उड़ सकती है, आप ये कहना चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार के लिए भाजपा के लोग होंगे तो भाजपा की सरकार वाली जगह पे विमान उड़ सकते हैं। मैंने राजस्थान का भी नाम लिया, मध्य प्रदेश का भी नाम लिया, वहां भाजपा की सरकार है। नहीं तो जरा इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए, हमारी ऑडियंस समझ सके कि ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है। तो जरा आप इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए तो बेहतर होगा। देखिए, झारखंड में पहली मर्तबा 2005 में विधानसभा के चुनाव हुए, और 2005 के विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं आया।
और उसके बाद 13 दिन के लिए शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन वो विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद जो स्थिति बनी थी, उस बार 6 निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हुए थे, और उन 6 निर्दलीय के चलते राजस्थान में जो है सो उनको ले जाया गया था, राजस्थान में रखा गया था। वहां पर उस समय वसुंधरा राजे की सरकार थी। वहां जयपुर में जाकर के इन लोगों को, सभी विधायकों को रखा गया था। जो एनडीए के जो विधायक थे, आजसू और भाजपा के, समता पार्टी के, इन सारे विधायकों को, समता पार्टी जदयू हो गई थी उस समय, जदयू सभी विधायकों को ले जाया गया था और साथ में इन 6 निर्दलीयों को ले जाया गया था। और वहां जाने के बाद फिर वहां से सीधे आते हैं विधानसभा में, बहुमत साबित करते हैं उन निर्दलीयों के साथ में। तो ये एक सीन बना था उस समय। एक सप्ताह जो है सो गजब यहाँ के विधायकों ने मौज मस्ती की थी। उसके बाद दूसरा सीन आपको याद होगा जी, आप बात कर रहे हैं कमलेश सिंह, यूनुस एक्का और ये सारे लोग जो थे, जिसमें कमलेश सिंह, यूनुस एक्का, हरिनारायण राय, ये सारे लोग जो उस समय आए हुए थे जीत के, मधु कोड़ा, सारे लोग जो जीत के आए हुए थे, उनकी मैं बातें कर रहा हूं। मृत्युंजय जी, एक बात निकल करके सामने आ रही है जो ज्ञान रंजन जी कह रहे हैं, तमाम लोगों का नाम भी ले लिया, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि राष्ट्रीय मुद्दे उस तरीके से हावी नहीं हो पाए। अगर राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते तो परिस्थिति इस तरह की नहीं होती। आपने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी उस तरीके से सर चढ़ करके नहीं बोला, कुछ इलाके में बोला होगा, लेकिन अगर यह मुद्दा भी सिर चढ़ करके बोल रहा होता तो निश्चित तौर पर 2005 वाली स्थिति के रिपीटेशन की बात नहीं होती। क्या आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, देखिए, इनफैक्ट किसी भी स्टेट में अगर आप जाएंगे और उसके इलेक्शंस देखेंगे तो लोकल मुद्दे जो होते हैं वो काफी ज्यादा हावी होते हैं नेशनल मुद्दों की बजाय। आप इनफैक्ट अभी हरियाणा का इलेक्शंस देख ले, महाराष्ट्र का इलेक्शंस देख ले, नेशनल मुद्दे करीब करीब गौण हो जाते हैं, अनलेस कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक बहुत रिलेवेंस का नेशनल मुद्दा हो जो पूरे देश में छाया हुआ हो, उससे फिर थोड़ा बहुत असर आता है वहां के लोकल इलेक्शंस में भी। तो ये एक जनरल कॉन्टेक्स्ट है विधानसभा का। दूसरी चीज, मुझे नहीं लगता है 2005 वाली सिचुएशन आएगी। क्यों? क्योंकि इस बार दो बहुत क्लियर अलायंसेस हैं, और आप देखेंगे एक जेएलकेएम है जो शायद एक सीट जीत जाए मेरे ख्याल से, अदरवाइज कोई ऐसी तीसरा फ्रंट, तीसरा व्यक्ति या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी अगर आप देखेंगे तो पूरे 81 सीट में मुझे कोई ऐसा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं जीतता हुआ नहीं दिख रहा है अभी तक। तो ये बहुत क्लियर है कि या तो एक को बहुमत आएगा या दूसरे को बहुमत आएगा। हम असेंबली टाइप के सिचुएशन आने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल में मान के चल रहा हूं। दूसरा, देखिए, जो मुद्दे होते हैं और जब आप उठाते हैं तो आप बहुत सारी चीजें होती है। एक तो होता है कि आपकी पार्टी से क्या अलाइन करते हैं मुद्दे। हमारी जो पार्टी है उसका एक बहुत आप देखेंगे बीजेपी का कि नेशनलिज्म हमेशा से कोर वैल्यू रहा है। नेशनलिज्म हो गया, चाहे एक कल्चरल नेशनलिज्म हम लोग उसको बोलते हैं, तो और उससे अलाइन करता है जो घुसपैठ का मुद्दा है। तो ये उठाना एक नेचुरल, एक तरह से जिम्मेदारी बोलिए, प्रिंसिपल बोलिए, उस पर भी आ जाता है। अब कौन सा मुद्दा कितना जमीन पर गया और उसके कारण कितना वोटर टर्नआउट हुआ और वोट हमें मिला, ये देखने के लिए फिर आपको पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट एनालिसिस ही आप कर सकते हैं। उसके पहले तक आप जनरली गेसवर्क करते हैं, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं कि ये मुद्दे जो है ये ब्रॉडली हमें लगता है कि अलाइन करेंगे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से। तो इसीलिए, और ऐसा नहीं है कि कोई एक मुद्दा आप लेके चलते हैं। जैसे मैं पिछली बार बोल रहा था कि हर एक वर्ग के लिए आपने अलग अलग मुद्दा उठाया। आपने युवाओं के लिए कहा कि नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने महिलाओं के लिए कहा कि सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने मिडिल क्लास या जागरूक वर्ग के लिए कहा कि देखो इनका करप्शन, देखो इनका नहीं, मिसगवर्नेंस। पर आप मुझे ये बताइए कि आपने आजसू के साथ गठबंधन किया और आजसू का वोट जयराम महतो की पार्टी काट रही है। क्या आपको लगता है कि आपने आजसू को 10 टिकट दे करके, मतलब आपने का मतलब बीजेपी ने 10 टिकट दे करके गलत कर दिया? मैं ये पूछना चाह रहा हूं क्योंकि कहा जा रहा है कि जयराम महतो का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या वो आजसू को ज्यादा जयराम महतो नुकसान पहुंचा रहे हैं आपके हिसाब से, या जेएमएम को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है पंकज। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा ग्राफ जो उनका बढ़ता जा रहा है इस वक्तव्य से। क्यों? क्योंकि लोकसभा के अगर आप इलेक्शन के रिजल्ट्स देखेंगे और उसको हम लोगों ने फिर विधानसभा बार जब बांटा था, तो जेएलकेएम और इनकी पार्टी, जो जयराम की पार्टी, उनका प्रभाव काफी सारे विधानसभा क्षेत्रों में दिखा था।
लेकिन उससे लेकर अभी तक विधानसभा इलेक्शंस में बहुत सारे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ, आप देखेंगे उनकी पार्टी करीब करीब टूट गई है। उसके जितने भी नेता थे, उनके जो सबसे करीबी नेता थे, एक संजय मेहता, वो अलग हटके उन्होंने अपनी ही पार्टी बना ली, फिर अपने कैंडिडेट्स दिए कुछ सीट में। एक उनका जो सबसे करीबी रिजवान करके एक लड़का था, वो जाके उसको उन्होंने गांडे में इनफैक्ट कल्पना सोरेन के अगेंस्ट उतारा, और जाके वो फिर हेमंत सोरेन के साथ मिलकर उन्होंने जेएमएम ज्वाइन कर लिया। तो आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव आने तक, और इनफैक्ट शायद डॉक्टर संजय कुमार या ज्ञान रंजन जी जो बोल रहे थे, एक बहुत अच्छी बात, कि बूथ मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक होता है कि ठीक है, सभा में भीड़ आई, युवाओं की भीड़ आई जो करेक्ट कर रहा है और हल्ला कर रहे हैं, वो जोश होता है, वो वहां तक आ जाएंगे। लेकिन बूथ मैनेज करना, उसको वोट पे कन्वर्ट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस एरिया में हमें लगता है कि वो पार्टी अभी ऑर्गेनाइज नहीं है। दूसरा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हुए। लोकसभा में जो थोड़ा बहुत उनको गेन्स आते हुए दिखे, शायद उससे वो ज्यादा ही अति उत्साहित हो गए, सबने अलग अलग स्प्लिंटर ग्रुप्स बना लिए। तो इस विधानसभा चुनाव में अगर बहुत एक्चुअली बोलूं, और शायद बाकी लोग भी इससे वाकिफ रखेंगे, कि ज्यादा से ज्यादा अगर मैं उस पार्टी को सीट जीतता हुआ देख रहा हूं, तो एक सीट, कोई भी दूसरा कैंडिडेट या दूसरी सीट उनके पास नहीं है, जयराम की खुद की सीट को छोड़ के, जहां वो जीतने के करीब भी है। वो ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो वोट काट सकते हैं कुछ कुछ सीटों पे। वहां भी बहुत डाउटफुल है, क्योंकि जो एक उनका कोर कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप हम लोग समझ के चल रहे हैं, एक तो जो महतो कास्ट, यहाँ पे जो कुर्मी कास्ट है वो, और युवा, इन दो को हम मान के चल रहे हैं। अब ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को भी आप देखेंगे तो इनका वोट किसी एक पार्टी की तरफ ऐसा कुछ नहीं है। ये वोट सबको करीब करीब बराबर बढ़ते हैं, अलग अलग सीटों में अलग अलग कैंडिडेट्स को जाते हैं, चाहे युवा हो, इनफैक्ट कुर्मियों को भी का भी वोट आप देखेंगे। ऐसा कोई बहुत ट्रेडिशनली नहीं आया कि कुर्मी सिर्फ और सिर्फ आजसू को वोट करते हैं। उनका वोट चलिए, जेएमएम को भी जाता ठीक है, और कई ठीक जगह पे इंडिविजुअल ठीक कैंडिडेट्स ठीक को भी जाता है। पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। पर एक सवाल डॉक्टर संजय मेरे दिमाग में उठता है, और मुझे लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगे। जब भी ये कांटे की टक्कर होती है, तो बीजेपी अपने बूथ मैनेजमेंट के जरिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, अपने जोरदार कैंपेन के जरिए, और सबसे बड़ी भूमिका अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, वो चुनाव को अपने पक्ष में लाने में कामयाब रहती है। हरियाणा इसका अभी प्रत्यक्ष उदाहरण है और ताजा उदाहरण है। देखिए, हरियाणा में जीत और हार का अंतर 1% भी नहीं था, उससे कम वोटों का था, लेकिन बीजेपी ने कैसे उसको अपने पक्ष में मोड़ लिया। अगर कांटे की टक्कर है, तो आपको नहीं लगता बीजेपी के लिए एडवांटेज है? नहीं, बिल्कुल। इस बार बीजेपी ने सांगठनिक धार को और भी तेज की है, और बूथ वाइज टास्क दे दिया गया था कि किस बूथ पर हमारे कौन से लोग रहेंगे। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा ही प्लान तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से बीजेपी ने अपने संगठन और संगठन की ताकत को झोंका है झारखंड में। देखिए, चुनाव के परिणाम इनके पक्ष में आएंगे नहीं आएंगे, ये तो 23 को हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन जैसे चुनाव लड़ा जाता है ऑर्गेनाइज तरीके से, बीजेपी थोड़ा उससे भी अधिक इस बार कोशिश की है झारखंड में चुनाव लड़ने की। वहीं जो इंडिया गठबंधन की जो एक कमजोर कड़ी है, जिसके तरफ हम सोच रहे हैं, आपसे भी बात होती है और लोगों से भी बात होती है, वो है कांग्रेस। 30 सीटें कांग्रेस को दे दी गई, और न जाने क्यों केवल जो उम्मीदवार थे उनके भरोसे वो चुनाव को छोड़ दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आते हैं, बड़े नेता पूछते हैं कि भाई कौन सी विधानसभा पर हम लोग लड़ रहे हैं, मतलब उनको विधानसभा का भी आइडिया नहीं है कि किस विधानसभा पर कांग्रेस के जिम्मे वो दे दी गई है जिम्मेवारी, और वहां पर हमें कैसे जीतनी है। दूसरी चीज, कांग्रेस के लोग हेमंत सोरेन जी से, कल्पना सोरेन जी से आग्रह करते रहे कि जरा चलिए हमारे विधानसभा में, चूंकि आपके कंधे पर ही सवार होकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो जहां पर बीजेपी आजसू, ठीक है 10 सीटें उनको दी गई, तो आजसू जीतेगी हारेगी, लेकिन 3-4 सीट तो जीते ही रही है आजसू। इस बार गठबंधन में है तो बीजेपी का लाभ भी आजसू को मिलेगा, और आजसू को भी अपना अस्तित्व बचाना है, इसलिए आजसू ने भी महत्वपूर्ण कोशिश की है। अभी कहा जा रहा था ना, 16% वहां पर महतो मतदाता है। अब उसका लाभ जयराम महतो ले कि आजसू लेगी, वो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो जो 16% जो मतदाता है, महतो मतदाता, बड़ा टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, और यही कारण है कि सुदेश महतो उसका लाभ लेते रहे हैं। लेकिन उसको फ्रैक्चर्ड किया है जयराम महतो ने, इस सच्चाई को भी स्वीकार करना होगा, और ये रिफ्लेक्ट हुआ था लोकसभा के चुनाव में, तो चीजें रिफ्लेक्ट हुई। विधानसभा में ठीक है, कौन लोग भाग गए, कौन लोग रह गए, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ,
जयराम महतो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चुनाव नहीं लड़े हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और कांग्रेस की कमजोर कड़ी अगर जो हम समझ रहे हैं अगर साबित वास्तव में कांग्रेस हुई तो एनडीए इसका फायदा उठा ले जाएगी। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के उस तेवर के बाद भी, योजनाओं से कनेक्ट होने के बाद भी शायद इंडिया जो है वो कठिनाई में पड़ती हुई दिख रही है। ठीक है अशोक, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, कल बाबूलाल मरांडी का चेहरा कैसा था? क्या चुनाव के बाद खिल रहा था? बॉडी लैंग्वेज कैसा था? खास तौर पर जो बीजेपी के चुनाव को देख रहे थे, बड़े नेताओं की बात करें तो उनका बॉडी लैंग्वेज क्या था? आजसू में कैसा माहौल था और कांग्रेस में आज कैसा माहौल है? आजसू के दफ्तर में आज कैसा माहौल है? ये बीजेपी के दफ्तर में आज कैसा माहौल है? जेएमएम के दफ्तर में कैसा माहौल है? जरा इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आपने कहा बाबूलाल मरांडी की, तो पिछले दिनों कल की मैं उससे पहले की मैं बात कर लेता हूँ कि दूसरे चरण के मतदान से पहले बाबूलाल मरांडी से मैं इंटरेक्ट कर रहा था। उस दौरान सबसे पहले उन्होंने TV9 से मुझसे ही बात करते उन्होंने दावा किया था और ये कहा था कि 51+ सीटों के साथ हम लोग झारखंड में वापसी कर रहे हैं। कल की बात करूं, कल का उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो एग्जिट पोल को लेकर वो काफी कॉन्फिडेंट है और ये आश्वस्त हो गए थे वो कि बिल्कुल हमारी सरकार बन रही है। कल उनसे हमने जब सवाल ही पूछा था कि मुख्यमंत्री कौन, जनता तो कह रही है कि बाबूलाल पहले पायदान पर है या हमारी पहली पसंद है, उस पर इनकार नहीं किया। उनका जो बॉडी लैंग्वेज था ऐसा लग रहा था मानो पार्टी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो उस स्थान पर पहुंचा रही है। लेकिन इस बारे को लेकर के वो काफी कॉन्फिडेंट थे कि सरकार उनकी बनने जा रही है। आज की बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री है, झारखंड में विधानसभा के प्रभारी हैं, उनका भी जो बॉडी लैंग्वेज था जब वो झारखंड से विदा हो रहे थे तो इतने खुश थे और अपने कार्यकर्ताओं को इस प्रकार बूस्टअप कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अब शपथ ग्रहण के दिन में लौटूंगा। यानी माइंडसेट हो गई है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करूं तो कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो कल्पना कल जिस प्रकार से विभिन्न बूथों पर जा रही थी, लोगों से इंटरेक्ट कर रही थी, सामने भी कुछ मीडिया के लोगों से उनकी बात हो रही थी, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल पॉजिटिव है और उन्हें यह आश्वस्त वो एक तरह से, चाहे कल्पना की बात हो या हेमंत, उन्हें लग रहा है कि मैया योजना से जो 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को जो लाभ मिला है, उन महिलाओं का जिस प्रकार से सहभागिता हुई है, सर्वाधिक वोट उनके तरफ से आए हैं, तो वो वोट आशीर्वाद के रूप में उन्हें मिलेंगे। उन्हें बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट, और जिस प्रकार का एग्जिट पोल में भी एक मिक्स एक तरह का आया है, कहीं इंडिया गठबंधन को आगे दिखाया गया, कहीं इंडिया गठबंधन को, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करूं तो वो लोग काफी कॉन्फिडेंट है। उन्हें ये भी, और ये मुझसे कुछ नेताओं ने कहा कि झारखंड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी अगर संख्या बल के दृष्टिकोण से देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा होने जा रही है। ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी कह रहे हैं, कई केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी हम होने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को लेकर वो पत्रकारों से ही पूछ रहे थे, मुझसे ही पूछ रहे थे कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। कांग्रेस एक ऐसी कड़ी है जो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन के लिए या हेमंत सोरेन के लिए वो चिंता का कारण बन गई है। सभाओं का शतक तो दोनों नेताओं ने लगा दिया, लेकिन कांग्रेस के नेता या इंडिविजुअली कैंडिडेट की बात करूं तो नेताओं के चयन में, कैंडिडेट के चयन कांग्रेस थोड़ी सी कमजोर जरूर रही है उस प्रकार का। और ठीक चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष को ही बदला देना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए थोड़ा सा घातक हुआ है, उनके लिए नेगेटिव रहा है, चूंकि एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष थे जिनका अपने नेताओं के साथ ट्यूनिंग बन गया था। अब चुनाव से महज 2-3 महीने पहले एक नए प्रदेश अध्यक्ष को ला देना, यह भी कुछ थोड़ी सी सामंजस्य बनाने में कमी रह गई थी। ठीक है ज्ञान रंजन जी, कुछ सवाल पूछूंगा मैं। आपने बहुत लोगों का नाम लिया, अगर मैं पूछूं शिबू सोरेन की दोनों बहुओं में दोनों निकल रही हैं या किसी की सीट फंसी हुई है? देखिए, दोनों बहू की अगर बात करते हैं तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कल्पना सोरेन जो गांडे सीट से लड़ रही हैं, वहां पर मुनिया देवी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने उनकी भी चूल्हे खड़ी करके रखी है। जीत जाए वो अलग विषय है, लेकिन वहां का माहौल बदल रखा है उन्होंने। उसी तरह से जामताड़ा में भी दृश्य उसी तरह कांटे की टक्कर है। लेकिन जहां तक है कल्पना सोरेन के जीतने की बात है, वो वोट घटेंगे। जो 20,000 से ज्यादा वोट से उपचुनाव में जीती थी वो काफी कम होने जा रहा है। और दूसरी तरफ सीता सोरेन चुनाव जीत भी सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
अगर दोनों बेटों की बात करें, बसंत सोरेन और हेमंत सोरेन, उनको लेकर के क्या कहेंगे आप? हेमंत सोरेन चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन कड़ी टक्कर दी है, पहली मर्तबा बरहेट में टक्कर मिल रहा है उनको। दूसरी तरफ अगर बसंत सोरेन की बात करें दुमका सीट पर, यहाँ पर हो सकता है कि उलटफेर हो जाए, ये संभावना बन रही है। संभावना बन रही है, मतलब शिबू सोरेन के एक बेटे हार भी सकते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? जी इसकी संभावना। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं जमशेदपुर पूर्वी से और जमशेदपुर पश्चिमी से, जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा दास, दास। हाँ, पूर्णिमा साहू दास, रघुवर दास की बहू, उनकी क्या पोजीशन है? वो जीत रही हैं या हार रही हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से वो सीट भाजपा का निकल रहा है, पूर्णिमा दास निकल रही है वहां से। सरजू राय जी का जो सीट पश्चिमी वाला है, वहां पर कांटे की टक्कर है, कोई भी निकल सकता है दोनों में से। बन्ना गुप्ता भी निकल सकते हैं, सरजू राय भी निकल सकते हैं। चलिए, वहां पर स्थिति इस तरह की है। अगर मैं आपसे पूछूं जी। सिल्ली, जहां से सुदेश महतो है मैदान में, उनकी स्थिति कैसी है? सिल्ली में पहले शुरुआती समय में लग रहा था कि जेएलकेएम वाले उनको परेशान करेंगे, लेकिन तीनों ही महतो उम्मीदवार हैं। जेएलकेएम वाले भी जो देवेंद्र नाथ महतो हैं, उसके बाद अमित महतो भी महतो है, सुदेश महतो भी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैनेजमेंट के मामले में सुदेश महतो की कोई सानी नहीं है, और हर तरह के मैनेजमेंट में उन्होंने सभी को पीछे छोड़ दिया, दोनों ही कैंडिडेट को पीछे छोड़ दिया है, तो उनकी स्थिति सिल्ली में मजबूत है। अगर मैं सीधा सवाल आपसे करूं कि बीजेपी के कौन बड़े नेता फंसते हुए दिख रहे हैं और जेएमएम के कौन बड़े नेता फंसते हुए दिख रहे हैं और कांग्रेस के कौन बड़े नेता फंसते हुए दिख रहे हैं, जरा इस बारे में हमें बता दीजिए। देखिए, बीजेपी के अगर बड़े नेताओं की बात करेंगे तो जो सबसे बड़े नेता हैं बाबूलाल मरांडी, उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो सीटें फंस गई, लेकिन जिस तरह से निरंजन राय को हेलीकॉप्टर यात्रा कराई गई तो वो सीट क्लियर हो गया। अब वहां पर कोई विरोधियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं बच जाती, उनको वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे चंदन क्यारी सीट पर कांटे की टक्कर है, जहां से नेता प्रतिपक्ष अमर बावी है, लेकिन इसमें जो जानकारी मिल रही है कि वहां पर जेएलकेएम से नुकसान हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, तो स्थिति इनकी भी ठीक बनती हुई दिखाई दे रही है। राजमहल सीट फंसता हुआ भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है, देवघर का सीट फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। राजमहल से कौन नेता का नाम बता? अनंत ओझा है, राजमहल से अनंत ओझा है, और देवघर से नारायण दास है। अच्छा, और जेएमएम की कौन सी सीट फंसती हुई दिख रही है? एक तो आपने बसंत सोरेन का नाम बता दिया। हाँ, एक वो बसंत सोरेन वाली सीट है, दूसरा मिथिलेश ठाकुर की सीट फंसती हुई नजर आ रही है, गढ़वा वाली सीट जो है, वहां पर कुछ उलटफेर हो सकते हैं। जो बातें सामने आ रही थी, उसी तरह से लातेहार की सीट जहां से मंत्री हैं बैजनाथ राम, वो सीट फंसती हुई जेएमएम की नजर आ रही है। और रामेश्वर उरांव जो कांग्रेस पार्टी के मंत्री भी हैं और वो विधायक दल के नेता भी है, सीएलपी लीडर भी है, लोहरदग्गा की सीट वो भी लगता है फंसती हुई दिख रही है। इरफान अंसारी के मंत्री हैं, वो उनकी सीट फंसती हुई दिख रही है, इरफान अंसारी की सीट भी फंसती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के पूरे पैनलिस्ट से बात करके एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, वो ये है कि झारखंड में कुछ नेताओं की जीत तो पक्की जरूर है, लेकिन बाकी कई मंत्री हार सकते हैं, कई सिटिंग एमएलए हार सकते हैं। और इसलिए अगर आप हेमंत सोरेन की बात हटा दें, बाबूलाल मरांडी की बात हटा दें, और उसके बाद पूर्णिमा दास साहू की बात हटा दें, और एक दो सीट की बात और आप हटा दें, जैसे सुदेश महतो की सीट की बात हटा दें, तो उसके बाद जितने बड़े नेता हैं उनमें से किसी की भी सीट फंस सकती है। और उनमें कल्पना सोरेन का भी नाम आता है, क्योंकि मुनिया देवी जबरदस्त टक्कर दे रही है, ये बात बहुत साफ है। तो सवाल यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आज 21 तारीख है, परसों रिजल्ट आएगा। मृत्युंजय शर्मा जी, ज्ञान रंजन जी, अशोक कुमार और डॉक्टर संजय कुमार, मुझे लगता है कि अब इतना समय बीत गया तो 23 तारीख का इंतजार कर लिया जाए। दिन बहुत दिलचस्प होगा, हम लोग जरूर मिलेंगे। कई चेहरे खिलखिलाकर हंस रही होंगी और कई मुरझाया हुआ दिखेगा, लेकिन परिणाम जो भी होगा
उसका हम लोग सम्मान करेंगे और एनालिसिस जरूर करेंगे कि जीत क्यों हुई, हार क्यों हुई, जनता के दिमाग में क्या बातें थी। अभी तक जो आकलन किया जा सकता था, एंटीसिपेट किया जा सकता था, लोगों के ट्रेंड को समझा जा सकता था, हम लोगों ने हर एक मुद्दे पर चर्चा की। लेकिन उस दिन पुख्ता तौर पर पता चल पाएगा कि जनता ने आखिरकार प्रमुखता से किस मुद्दे को चुना, किस नेता को चुना और इसलिए किसकी सरकार बनने जा रही। तो आप तमाम मेहमानों का बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।